शाम की उदासी आर्यन के घर पर एक भारी नम चादर की तरह लिपटी रहती थी। ये शहर से कटा हुआ पुराने पत्थरों से बना घर अब 1 साल से आर्यन के अकेलेपन और दुख का साक्षी था। 20 वर्षीय आर्यन के लिए उसकी मां प्रिया शर्मा की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक अनसुलझा रहस्य था जिसकी चुप्पी अब घर की दीवारों में बस गई थी। वो हर आहट, हर परछाई को अपनी मां की अंतिम विदाई का प्रतीक मानता था। ठीक 12:07 पर वही समय जो पिछले साल उसकी मां की मौत का समय था। एक तेज कर्कश रिंग ने उस भयानक चुप्पी को तोड़ा। आर्यन ने करवट ली। उसका फोन जो मेज पर पड़ा था तेजी से चमक रहा था। उसने फोन उठाया, लेकिन तुरंत बात नहीं की। 1 मिनट तक वो सिर्फ घंटी की आवाज सुनता रहा, जो अब एक दर्दनाक चेतावनी लग रही थी। अंततः उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ घों घों की आवाज, जैसे कि फोन को पानी के नीचे या बहुत दूर किसी सुरंग में रखा गया हो। कौन बोल रहा है? क्या ये कोई मजाक है? तभी स्टैटिक के बीच एक गहरी टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी परिचित थी कि आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। बेटा। माँ, ये आप है? आप कहाँ हैं? तुम मेरी बात सुनो, बाहर मत निकलना। बाहर क्या है माँ? प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको लेने आ रहा हूं। बाहर मत आओ, वो तुम्हें देख रहा है। कॉल कट गई। आर्यन पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा रहा। वो अपनी मां की आवाज थी। उसमें वही ममता, वही विशेष कांपने वाला लहजा था जो वो कभी नहीं भूल सकता था। लेकिन ये कैसे संभव है? उसने तुरंत कॉल बैक किया। क्षमा करें, ये नंबर मौजूद नहीं है या संपर्क क्षेत्र से बाहर है। आर्यन ने पसीने से भीगे हाथ से अपना माथा छुआ। उसने बेडरूम के दरवाजे पर ताला लगाया, लेकिन ये डर उसके अंदर घुस चुका था। अगले कुछ घंटे वो बिस्तर पर लेटा रहा, खुली आंखों से छत को घूरता रहा। जब सुबह की हल्की रोशनी हुई तो आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने फोन उठाया और कॉल लॉग्स खंगाले। अननोन नंबर के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई नंबर आईडी नहीं। पर जब वो रसोई में पानी पीने गया तो हॉल में मां की एक पुरानी पसंदीदा मेज के पास गया। मेज पर उनका चीनी मिट्टी का वास रखा था, जो वर्षों से एकदम सीधा था। अब वो हल्का सा झुका हुआ था। आर्यन ने उस वास को सीधा किया। वो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव था, एक मामूली घटना, लेकिन उस रात की कॉल ने उसके दिमाग को इतना कमजोर कर दिया था कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज रात भर घर में घूमती रही है। और यह पहला संकेत है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। अगले दिन आर्यन ने खुद को समझाने की भरसक कोशिश की कि रात का फोन कॉल सिर्फ एक तनावग्रस्त मति भ्रम था। उसने सोचा, ये मेरे दुख और अकेलेपन का परिणाम है। लेकिन उसके दिल के एक कोने में मां की आवाज की पहचान एक असहनीय चुभन पैदा कर रही थी। रात फिर आई। आर्यन ने जानबूझकर अपने फोन मोन को साइलेंट कर दिया।
और उसे अपने बिस्तर से दूर दराज में बंद कर दिया। वो बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेटा रहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो कॉल आएगा ही नहीं। समय दीवार घड़ी की टिक टिक के साथ घिसट रहा था। 12 बजे 12:05, 12:07 पर दराज में बंद फोन जोर से बजना शुरू हो गया। रिंग की आवाज इतनी तीखी थी कि आर्यन को लगा जैसे वो उसके सीधे दिमाग में घुस रही है। साइलेंट होने के बावजूद फोन बज रहा था और यह केवल एक नंबर से आ सकता था, अननोन। डर ने आर्यन को जकड़ लिया, लेकिन साथ ही एक विचित्र सी मजबूरी भी थी। वो उठकर दराज की तरफ लपका। मुझे उठाना होगा। अगर वो सच में माँ है तो। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर अननोन चमक रहा था। हाँ? कौन? उन्हें अंदर मत आने देना बेटा। कौन? आप किसकी बात कर रही है? आप कौन है? तुम सुरक्षित नहीं हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उस रात मेरे मरने से पहले मैंने उसे देखा था। मैंने उसे घर में प्रवेश करते देखा था। वो कौन है? क्या वो कोई आदमी है? वो नहीं है। वो चीज है जो यहाँ आई थी। वो मेरे साथ आई और अब तुम्हारे घर के बहुत करीब है। अचानक आर्यन को अपने बिल्कुल पीछे से एक ठंडी नमी वाली हवा का झोंका महसूस हुआ। जबकि कमरा बंद था, उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। कहा? तुम उस कमरे में अकेले हो। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं बहुत पास हूं। क्लिक। कॉल फिर कट गई। आर्यन ने डर के मारे फोन नीचे फेंक दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन अब मानसिक युद्ध के दलदल में धंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई दुष्ट आत्मा है जो उसकी मां की आवाज की नकल कर रही है, या सचमुच उसकी मां की पीड़ित आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उसने हड़बड़ी में पुलिस रिकॉर्ड्स और मां के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय एक बात के। मां की मौत की जांच की फाइल बहुत जल्दी बंद कर दी गई थी। वो मां के बंद कमरे की तरफ भागा, जहां पुरानी यादों के अलावा कुछ नहीं था। उसमें दराज खोली। वहां किताबों के नीचे दबा हुआ मिला मां का अधूरा पत्र। आर्यन पत्र पढ़ते हुए फुसफुसाहट में, मुझे लगता है कि मैं खतरे में हूं। मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। ये केवल डर नहीं है आर्यन, ये एक दुष्ट उपस्थिति है जो मुझसे तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। मुझे डर है कि ये सब उस प्रतीक से जुड़ा है जो मैंने पिछली बार। प्रतीक? ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। पहली रात रसोई में टेढ़ा वास। आर्यन दौड़कर हॉल में गया, मेज हटाई। वहां लकड़ी के पुराने फर्श पर एक निशान गहरा खुदा हुआ था। ये एक अजीबोगरीब टेढ़ा मेढ़ा त्रिकोण था, जिसके बीच में एक आंख जैसी आकृति बनी थी। यह निशान बहुत पुराना नहीं लग रहा था और ये निश्चित रूप से किसी सामान्य वस्तु का नहीं था। यह किसी तांत्रिक या अमानवीय पूजा का निशान जैसा था। आर्यन ने उस निशान पर उंगली रखी।
वो बहुत ठंडा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। रात का गहरा अंधेरा अब उसके चारों ओर दीवार बन चुका था। आवाज की चेतावनी, पत्र का रहस्य और ये भयानक प्रतीक सब मिलकर एक ही बात कह रहे थे, तुम अकेले नहीं हो। प्रतीक मिलने के बाद आर्यन की नींद और शांति पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ये सिर्फ मां की आत्मा का डर नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात दुष्ट शक्ति का डर था जो उसके घर में अपना जाल बिछा रही थी। आर्यन ने उस प्रतीक को ढकने की हिम्मत भी नहीं की। वो उसे घूरता रहता था, जैसे वो उसकी आत्मा को खींच लेगा। तीसरी रात आई। आर्यन अब बिस्तर पर नहीं लेटा था। वो हॉल में बैठा था, अपने हाथ में एक टॉर्च और एक पुराना डंडा लिए हुए था। वो इंतजार कर रहा था, शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक शिकार की तरह। ठीक 12:07 पर फोन फिर बज उठा। मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मेरी मां नहीं हो। उसने कॉल उठाई। तुम कौन हो और तुम मेरी मां की आवाज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ओह मेरे छोटे आलू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? क्या तुम इतनी आसानी से अपनी माँ को भूल जाओगे? आर्यन के हाथ से टॉर्च फिसल गई। आलू, ये नाम, ये उसका गुप्त बचपन का नाम था, जो उसकी माँ ने तब रखा था जब वो बार बार बीमार पड़ता था। ये नाम किसी पुलिस फाइल या दोस्त को नहीं पता था। तुम ये नाम कैसे जानती हो? याद है आर्यन, जब तुम 7 साल के थे और रात को डरकर मेरे बिस्तर पर आते थे? तुम कहते थे कि तुम्हें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें गले लगाती थी और कहती थी, आलू, ये सिर्फ हवा है। आर्यन की आंखें भर आईं। ये बिल्कुल सही था। ये याद इतनी व्यक्तिगत थी कि सिर्फ माँ ही जान सकती थी। उसका शक एक बार फिर यकीन में बदल गया। माँ, आप फंसी हुई है ना? मुझे बताइए, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? हाँ, मैं फंसी हुई हूँ। उस चीज ने मुझे फंसा लिया है। बेटा सुनो, मेरी मौत, वह उस पुराने आईने से जुड़ी है जो बेडरूम में छिपा है। उसमें कुछ है, तुम्हें उसे तोड़ना होगा। जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने मेरी आवाज को बांध रखा है। आवाज ने अब खुलासा कर दिया था। ये एक मास्टर प्लान था, मां की निजी यादों का इस्तेमाल करके आर्यन को विश्वास दिलाना और फिर उसे एक खतरनाक काम के लिए उकसाना। आर्यन फोन पर बात करते हुए बेडरूम की तरफ दौड़ा। तभी उसे कुछ अजीब लगा। आईना? पर वह कौन? अचानक फोन पर मां की आवाज में एक भयंकर चीख सुनाई दी, जो किसी दर्द से नहीं बल्कि गुस्से और भविष्यवाणी से भरी थी। चुप रहो, तुम मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम गलत जगह फंस गए हो। जो तुम सोचते हो वो सच नहीं है। तुम्हारे आसपास कोई दूसरा है। आर्यन चौंक गया। ये आवाज मां की थी, लेकिन ये पहली बार था कि आवाज ने खुद अपने ही पहले के संदेशों के खिलाफ बोला था। ये क्या है? कौन है? तभी आर्यन ने महसूस किया कि घर में फोन की स्टैटिक शोर के अलावा एक और आवाज गूंज रही है। ये आवाज उसके ठीक पीछे वाले बंद कमरे से आ रही थी। लकड़ी पे कुछ घिसटने की आवाज। वो यहाँ है, मेरे संदेशों का इस्तेमाल कर रहा है। दरवाजा खोलो मत, प्लीज। आर्यन बीच में फंस गया। एक तरफ फोन पर उसकी मां की दर्द भरी आवाज और दूसरी तरफ बंद दरवाजे पर बढ़ती हुई खरोचने की आवाज, जो अब जोरदार थपथपाहट में बदल रही थी।
दरवाजा? आर्यन ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ तेजी से घुमाया। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे से गहरे अंधेरे में एक पीली पतली उंगली हिलती हुई दिखाई दी, मानो किसी ने उसे दरवाजे के नीचे से डाल दिया हो। आर्यन चिक कर पीछे हटा। ये कोई इंसान नहीं था, ये भयानक अमानवीय था। कॉल कट गई। अंधेरे में अब सिर्फ दरवाजे पर होने वाली जोरदार थपथपाहट की आवाज बाकी थी। आवाज कम नहीं हो रही थी, बल्कि हर सेकंड और तेज और क्रूर होती जा रही थी, जैसे कोई ताकतवर और बेचैन चीज बाहर इंतजार कर रही हो। अगली सुबह आर्यन एक टूटा हुआ आदमी था। दरवाजे पर रात भर की वो भयानक थपथपाहट और फोन पर मां की आवाज का वो अंतिम विरोधाभासी संदेश, सब कुछ उसके दिमाग में एक जहरीले घोल की तरह घुल चुका था। वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह आखिरी रात हो सकती है। उसने दरवाजे के पास जमीन पर पड़े हुए खुरचने के निशान देखे। लकड़ी पर गहरे अमानवीय पंजे के निशान थे। ये किसी मजाक या जानवर का काम नहीं था। ये वही चीज थी जिसका जिक्र मां ने किया था। शाम होते ही आर्यन ने एक फैसला किया। उसने घर के सभी नुकीले औजार और एक बड़ा लोहे का रॉड अपने पास रख लिया। वो रसोई में गया और वहां से उसने मां की पुरानी डायरी निकाली, जिसे वो हमेशा रहस्यमय मानकर टालता रहा था। डायरी के अंतिम पन्ने पर मां ने जल्दबाजी में लिखा था, वो प्रतीक, मैंने उसे जला दिया था, पर ये वापस आ गया है। ये वो है जिसने मेरे शरीर को जलाकर भी मेरी आत्मा को बांध लिया है। ये मेरे प्यार की नकल करेगा। ये तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम भी इसके जाल में फंस जाओगे। ये तुम्हारे सबसे गहरे डर का इस्तेमाल करेगा। आर्यन ने डायरी को सीने से लगा लिया। अब उसके पास सच्चाई थी। आवाज उसकी मां की जरूर थी, लेकिन ये बंधी हुई आत्मा की आवाज थी, जिसका इस्तेमाल कोई दुष्ट इकाई कर रही थी, ताकि आर्यन को लालच देकर बाहर निकाले या अंदर आने दे। 12:07 पर फोन बज उठा। इस बार की रिंग की आवाज धीमी लेकिन अत्यधिक दर्द भरी थी। आर्यन ने फोन को उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और लोहे के रॉड को कसकर पकड़ लिया। मैं जानता हूं तुम कौन हो और मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। आर्यन बेटा, ये अंतिम मौका है। मैं बाहर बारिश में खड़ी हूं। यहाँ बहुत ठंडा है बेटा। मुझे पता है कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम अकेली नहीं हो। बेवकूफ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने तुम्हें पाला है। दरवाजा खोलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। ये वो क्षण था जब सस्पेंस ने चरम सीमा छू ली। आवाज ने खुद ही अपनी असली पहचान उजागर कर दी थी। एक शिकारी की क्रूरता। मां की आवाज में क्रूरता। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा था कि मैं दरवाजा ना खोलूं। वो बेचारी, उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। मैं अब अंदर आ सकती हूँ। तुम कौन हो? मैं वो चीज हूँ जो तुम्हारी माँ को ले गई। और अब दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। फोन कट गया। ठीक उसी क्षण बाहर से एक जोरदार थपथपाहट शुरू हुई। ये थपथपाहट किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी विशाल अमानवीय शक्ति की थी,
जो दरवाजे को तोड़ना चाहती थी। थपथपाहट इतनी भयानक थी कि घर की नींव हिलने लगी। आर्यन भागा और खिड़की पतले पर्दे को हटाकर देखा। बाहर घना कोहरा छाया था। कोहरे के बीचों बीच दरवाजे के ठीक बाहर एक स्त्री आकृति खड़ी थी। आकृति की आंखें जल रही थीं और उसके हाथ जो दरवाजे पर थपथपा रहे थे बहुत लंबे और पतले थे, जिनके नाखून लकड़ी को चीर रहे थे। आर्यन ने एक पल के लिए देखा। उसे उस आकृति में अपनी मां की झलक दिखाई दी। वही बाल, वही साड़ी, लेकिन चेहरा पीला, सूखा और भयानक क्रोध से विकृत था। वो आकृति सीधे आर्यन की आंखों में देख रही थी। तुम मेरी मां नहीं हो। आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा। आकृति ने थपथपाहट रोक दी थी। अब सस्पेंस था। अगर वो दरवाजा खोलता तो वो अपने प्यार को बचा लेता, लेकिन दानव के जाल में फंस जाता। अगर वो नहीं खोलता तो वो अपनी मां की आत्मा को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देता। उसने डायरी में लिखे अंतिम शब्दों को याद किया। दरवाजा मत खोलना। आर्यन ने रॉड को जमीन पर गिराया और उसकी आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज उठी। वो दरवाजे के पास गया। वो धीरे से कांपते हाथों से दरवाजे पर लगे पुराने अतिरिक्त कुंडे को और कसकर लॉक करने लगा। बाहर खड़ी आकृति की जलती हुई आंखें क्रोध से धधक उठी। आर्यन ने लॉक को कसकर बंद कर दिया। बाहर दरवाजे पर एक भयानक चीखने वाली आवाज गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि टूटे हुए शीशे और धातु की चीख का मिश्रण थी। तुमने मुझे धोखा दिया बेटा। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। अगले ही पल दरवाजा भयानक बल के साथ अंदर की तरफ टूटा, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा ही अंदर आया। आर्यन द्वारा लगाए गए अतिरिक्त लॉक ने उसे पूरी तरह से खुलने से रोक दिया। बाहर की आकृति अब दरवाजे के टूटे हुए हिस्से से अपना एक हाथ अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। आर्यन डर के मारे जमीन पर गिर गया, अपनी आंखें मूंद ली। वो जानता था कि वो बच तो गया है, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आर्यन ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अपनी मां की आवाज को ठुकराकर सच्चाई पर विश्वास किया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका था। बाहर की चीज अब जान चुकी थी कि वो अंदर नहीं आ सकती। घर में अब चीखें नहीं थीं, सिर्फ दरवाजे पर लकड़ी के टूटने की आवाजें थीं। और आर्यन जमीन पर पड़ा हुआ जानता था कि जब अगली रात 12:07 पर फोन फिर बजेगा तो ये चेतावनी नहीं होगी, ये युद्ध होगा। आर्यन के लिए अगली सुबह विजय की नहीं बल्कि अस्तित्व की थी। वो जानता था कि उसने रात को दरवाजा न खोलकर एक बड़ी हार को टाला था, लेकिन अब घर की सुरक्षा टूट चुकी थी। मुख्य दरवाजा आंशिक रूप से टूटा था, लकड़ी चीथड़ों में लटकी हुई थी और वहां मौजूद गहरे पंजे के निशान चीख चीख कर उस अमानवीय शक्ति की क्रूरता बता रहे थे जो बाहर इंतजार कर रही थी। दिन भर की रोशनी में भी आर्यन को लगा जैसे अंधेरा उसकी पीठ पर बैठा है। वो टूटे दरवाजे को घूरता रहा। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। पुलिस को बुलाना व्यर्थ था। वे उसकी कहानी पर कभी विश्वास नहीं करते। माँ ने कहा था कि वो प्रतीक उसने जला दिया था, पर ये वापस आ गया है। उसे तुरंत रसोई के पास फर्श पर खुदे हुए तांत्रिक प्रतीक की याद आई। उस दुष्ट इकाई ने इस प्रतीक का इस्तेमाल मां को बांधने और अब आर्यन को फंसाने के लिए किया होगा। आर्यन ने हिम्मत करके
मां के पुराने बेडरूम की तलाशी ली जिसकी कॉल पर आवाज ने बात की थी। पुराना आईना, उसे तोड़ना होगा। वो जानता था कि आवाज ने उसे बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आईने में सच का एक टुकड़ा छिपा हो। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना था जो हमेशा एक पर्दे से ढका रहता था। आर्यन ने पर्दे को हटाया। आईना भयानक रूप से काला हो गया था। उसके किनारे जंग खा चुके थे। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उसकी हथेली पर भीषण ठंड महसूस हुई। उसने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा साफ नहीं दिखा, बल्कि कोहरे जैसी एक धुंधली आकृति दिखी जो उसके चेहरे पर भयानक रूप से मुस्कुरा रही थी। आर्यन डर कर पीछे हटा। ये आईना कोई साधारण वस्तु नहीं था। ये शायद उस इकाई का प्रवेश द्वार था। उसने दरवाजे के टूटे हुए हिस्से को भारी अलमारी और अन्य फर्नीचर से जाम कर दिया। वो युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से थी। शाम ढल गई। 11:30। आर्यन हॉल में बैठा था। उसके हाथ में रॉड और मां की डायरी थी। अचानक घर की सभी बत्तियां एक साथ झपकीं और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। घर में अब अंधेरा और खामोशी छा गई। ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी नहीं थी। ये शिकारी की खामोशी थी। आर्यन ने टॉर्च चलाई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब से गहरा सांस ले रहा है। कौन है वह? डर की एक ठंडी लहर आर्यन की रीढ़ में उतर गई। वो समझ गया, वो इकाई अब दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि अंदर थी। हो सकता है कि वो रात में आईने या उस प्रतीक के जरिए घर में घुस गई हो। 12:07 पर फोन बजा। आर्यन को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इस बार फोन केवल एक बार बजा। छोटी सी रिंग और फिर बंद हो गया। आर्यन ने फोन उठाया। कोई अननोन नंबर नहीं था, लेकिन एक नया वॉइस मैसेज आया था। उसने डरते डरते मैसेज प्ले किया। मैसेज में सिर्फ मां की आवाज थी। वो रो नहीं रही थी, चेतावनी नहीं दे रही थी। वो सिर्फ एक लोरी गा रही थी, वही लोरी जो वो बचपन में आर्यन को सुलाने के लिए गाती थी। सो जा मेरे चांद सो जा। लेकिन जैसे ही लोरी की लाइन खत्म हुई, आवाज एक धीमी कुरूप फुसफुसाहट में बदल गई। सो जा मेरे बेटे और दरवाजा खोल, ताकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास सुला सकूं। आर्यन को महसूस हुआ कि वो चीज अब उसी कमरे में थी। उसने रॉड को कसकर पकड़ा और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। रोशनी की पतली किरण कमरे के कोने में पड़ी, जहां एक छोटी सी मेज रखी थी। मेज पर कुछ नहीं था सिवाय धूल की मोटी परत के, लेकिन धूल की उस परत पर किसी के बहुत बड़े नंगे पैर के निशान थे जो मेज के चारों ओर घूम रहे थे। आर्यन की आंखें उन निशानों का पीछा करने लगीं जो अब कमरे के बीचों बीच आ चुके थे। अचानक निशान रुक गए। टॉर्च की रोशनी को उस जगह से थोड़ा ऊपर उठाते ही उसने उसे देखा। दीवार के सहारे अंधेरे की एक गठरी जैसा कुछ खड़ा था। ये एक स्त्री आकृति थी जो लंबी और बहुत पतली थी, जैसे किसी सूखे हुए पौधे का कंकाल। उसने मां की पुरानी सफेद साड़ी पहन रखी थी जो उस पर फटी हुई और गंदी लग रही थी। उसका चेहरा काली फटी हुई त्वचा से ढका हुआ था और उसकी आंखें चमकते हुए पीले रंग की थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वो आर्यन की मां नहीं थी,
ये एक दुष्ट नकलची इकाई थी जो मां के वस्त्र और आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। तुम्हें सोना चाहिए था मेरे आलू, तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए था। मैं बहुत थक गई हूं। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सिर्फ एक शैतान हो। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी सीधे उस इकाई के पीले चेहरों पर डाली। मत करो रोशनी, मुझे पसंद नहीं। वो चीज तुरंत दीवार के सहारे पीछे हटी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आर्यन को एहसास हुआ प्रकाश उसका हथियार है। अब यह स्पष्ट था, उस प्रतीक ने मां की आत्मा को बांध लिया था और ये इकाई अब शरीर पर कब्जा करने के लिए आर्यन को चाहती थी। तुम मेरी माँ को आजाद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो दौड़कर रसोई की तरफ भागा जहां फर्श पर प्रतीक खुदा हुआ था। इकाई तुरंत उसके पीछे दौड़ी। उसकी चाल झटकेदार और अमानवीय थी। उसकी आवाज भयानक रूप से हंस रही थी। तुम क्या खत्म करोगे? तुम तो बस एक बच्चा हो। वो प्रतीक, वो अब मेरा है। आर्यन रसोई में घुसा। प्रतीक उसके सामने फर्श पर चमक रहा था। मुझे इसे नष्ट करना होगा। उसने अपने हाथ में रॉड उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, उस इकाई ने मेज पर रखी एक कुर्सी को हवा में उछाला और आर्यन पर दे मारा। धड़ाम! आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। रॉड दूर जा गिरा। इकाई ने तेजी से उसकी तरफ झपटा। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, जैसे लोहे के पंजे। अब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, हमेशा के लिए। उसकी बदबूदार सांस आर्यन के चेहरे पर पड़ी। आर्यन ने देखा कि इकाई की आंखों में पीली रोशनी के पीछे उसे अपनी मां का डरा हुआ चेहरा एक पल के लिए दिखा, जैसे मां अंदर से मदद के लिए चीख रही हो। आर्यन को अंतिम क्षण में हिम्मत मिली। उसने अपनी एड़ी से जमीन पर पड़ी पत्थर की एक छोटी मूर्ति उठाई। आजाद हो जाओ मां। उसने पूरी ताकत से वो मूर्ति सीधे फर्श पर खुदे हुए प्रतीक पर दे मारी। जैसे ही मूर्ति प्रतीक पर टकराई, वहां से एक जोरदार सफेद रोशनी निकली और एक चीख गूंजी। ये चीख इकाई की नहीं थी, बल्कि किसी जंजीर के टूटने की आवाज थी। उस इकाई को मानो किसी बिजली के झटके ने छू लिया हो। वो पीछे की तरफ उछली। उसके शरीर से भयानक सफेद धुआं निकलने लगा। उसका शरीर पिघलना शुरू हो गया और मां की साड़ी हवा में तैरने लगी। आवाज आई, इस बार शुद्ध, निर्मल मां की आवाज में, अंतिम विदाई के तौर पर। धन्यवाद बेटा, अब मैं आजाद हूं, तुम भी आजाद हो। वो आवाज और सफेद धुआं हवा में विलुप्त हो गए। इकाई अब वहां नहीं थी, सिर्फ फर्श पर टूटा हुआ प्रतीक और मां की फटी हुई साड़ी रह गई थी। आर्यन वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। जब सुबह हुई और बाहर की रोशनी घर में आई तो वो उठा। घर शांत था, भयानक रूप से शांत। दरवाजा टूटा हुआ था, प्रतीक टूटा हुआ था। मां की आत्मा चली गई थी। आर्यन ने उस टूटे हुए प्रतीक के पास से लोहे का रॉड उठाया। वो जानता था कि उसने शैतान को भगा दिया है, पर खत्म नहीं किया। वो घर छोड़कर चला गया।